नमस्कार, प्लैनेट आयुर्वेदा के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और अलग अलग स्वास्थ्य संबंधित जानकारियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे पार्किंसंस डिसीज़ के बारे में डॉक्टर शीतल गर्ग से। डॉक्टर शीतल प्लैनेट आयुर्वेदा के साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़ी हैं और अपने क्लिनिक एक्सपीरियंस और डॉक्टर विक्रम चौहान की गाइडेंस में पेशेंट्स का इलाज कर रही हैं। संजीवनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को रमेश कपूर का नमस्कार। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम आपको विभिन्न रोगों के बारे में जानकारी देते हैं ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी का सफर तय करें। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे पार्किंसन रोग के बारे में। आयुर्वेद में किस तरह से इस रोग का इलाज किया जाता है। हमारे स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं डॉक्टर शीतल गर्ग, एक सफल आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। डॉक्टर शीतल, आपका बहुत बहुत स्वागत है संजीवनी कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शीतल, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि पार्किंसन रोग क्या है। पार्किंसन जो एक डिसीज है, दैट इज क्रोनिक प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन, जिसमें कि हमारे ब्रेन में एक केमिकल होता है डोपामिन। उसकी कमी की वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि बॉडी में कंपन शुरू हो जाता है, हाथ कांपने लगते हैं, लेग्स में कंपन हो सकता है, या फिर शेकिंग फिंगर्स हो सकती हैं, जो कि रेस्टिंग पोजीशन में ज्यादा होती हैं, तो इन्हें रेस्टिंग ट्रेमर्स भी कहा जाता है। और इसकी वजह से आयुर्वेद में, क्योंकि कंपन इस डिसीज में होता है, तो आयुर्वेद की लैंग्वेज में या आयुर्वेद के ग्रंथों में इस डिसीज को नाम दिया गया है कंपवात। तो क्योंकि इसमें कंपन ज्यादा होता है। और देखिए, हमारे ब्रेन में जो है कई प्रकार के केमिकल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। तो हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है सबस्टेंशिया नाइग्रा, जिसे हम बोलते हैं। उसमें जो डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, जिनके धीरे धीरे किन्हीं कारणों की वजह से ये जो न्यूरॉन्स हैं ये डीजेनरेट होने लगते हैं या डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। तो फिर इनके डाई होने की वजह से जो हमारे मस्तिष्क में जो डोपामिन जो केमिकल है वो कम बनने लगता है, और एक और केमिकल होता है एसिटाइल कोलिन, वो ज्यादा बनने लगता है। तो कहने का मतलब है कि एक प्रकार का हमारे ब्रेन में जब केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर कुछ सिम्टम्स जो है पार्किंसन के, वो पेशेंट को आने लगते हैं। जी डॉक्टर शीतल, जिस तरह से आपने बताया कि कंपन मरीज के शरीर में बहुत होती है, इसके अलावा क्या लक्षण होते हैं जिसको देख के पता चल सकता है कि फलां व्यक्ति को पार्किंसन रोग है? देखिए, जो पार्किंसन डिसीज है मोस्टली जो है वो ओल्ड एज डिसीज हम इसे बोलते हैं। 50 ईयर्स से अबव के लोगों में ये रोग जनरली होता है, और ये जो डिसीज है ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है। तो इसलिए कई बार इनिशियल स्टेजेस पे इसे डायग्नोज करना मुश्किल भी हो जाता है। और अगर हम अदर सिम्टम्स की बात करें, तो सबसे पहला तो इसका जो सिम्टम है वो है ट्रेमर्स, जो रेस्टिंग ट्रेमर्स, जैसे मैंने बताया, कंपन होने लगता है। और दूसरा इसका मेन जो सिम्टम है वो होता है रिजिडिटी या स्टिफनेस, बॉडी पार्ट्स स्टिफ होने लगते हैं, बॉडी के कोई एक अंग में बहुत ज्यादा जकड़ाहट हो जाती है, मसल्स स्टिफ होने लगती हैं, और स्पेशली जो पेशेंट की जो फेशियल मसल्स हैं उनमें अकड़ाहट आने लगती है। तो जिसकी वजह से पेशेंट का ब्लैंक फेस हो सकता है या लोअर जॉ में जकड़न होने लगती है। फिर आगे चलकर जिसकी वजह से स्पीच इम्पेयरमेंट, स्पीकिंग प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो ये इसका दूसरा मेन सिम्टम है। जो दो और इसके मेन सिम्टम है वो है, थर्ड जो सिम्टम होता है उसमें होता है कि मूवमेंट्स पेशेंट की धीरे धीरे स्लो होने लगती हैं, तो जिसे हम कहते हैं ब्रेडिकाइनेजिया। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट को जो रूटीन रोजमर्रा के जो पेशेंट कार्य कर रहा होता है, जैसे नहाना है, कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है, शेव करना है, तो उसमें टाइम जो है पेशेंट को ज्यादा लगने लगता है। जो पहले टाइम लग रहा था उससे थोड़ा ज्यादा, क्योंकि मूवमेंट्स ऑटोमेटिकली पेशेंट की स्लो हो जाती हैं। इसके अलावा देखिए, जैसे मैंने बताया कि मसल्स में स्टिफनेस आने लगती है, तो उसकी वजह से पेशेंट जो है उनकी हैंड राइटिंग स्लो हो जाती है, लिखने की गति वो स्लो हो जाती है, और मूवमेंट स्लो हो जाती है। वॉलंटरी मूवमेंट्स जितनी भी हैं वो पेशेंट की स्लो हो सकती हैं। और फिर इसके अलावा जो है, जैसे जैसे डिसीज प्रोग्रेस करती है तो पेशेंट में पोस्चरल चेंजेस आने लगते हैं, पेशेंट का बैलेंस बॉडी का बिगड़ने लगता है,
अगर पेशेंट चल रहा है वो पीछे की तरफ देखता है तो वो गिर भी सकता है। तो इस प्रकार ये मोटर सिम्टम्स जो हैं आने लगते हैं। जी, आपके कहने का मतलब है कि जब हम किसी व्यक्ति को कोई बात करते हैं, कई बार वो एक्सप्रेशन लेस हो जाता है, जी, फ्लैट हो जाता है चेहरा उसका। अगर किसी 50 ईयर से अबव के, या आजकल तो वैसे हमारे पास जो पेशेंट आते हैं कई 40 ईयर्स में भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ब्रेन का डिसऑर्डर है जैसे मैंने बताया। तो उसमें अगर रेस्टिंग पोजीशन में ट्रेमर्स आ रहे हैं, शेकिंग फिंगर्स हो रही हैं, काम करने में दिक्कत आ रही है, तो फिर उससे हम जज कर सकते हैं कि हाँ पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है। जी, जिस तरह से आपने बताया कि व्यक्ति के शरीर में अकड़न ये भी एक लक्षण हो सकता है, तो किस समय, कई बार कई व्यक्तियों को सोते समय पैरों में अकड़न होती है, उंगलियों में अकड़न होती है, तो अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग तरह के लक्षण भी हो सकते हैं। हाँ जी, हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अकड़न, स्टिफनेस जो है वो मोस्टली लोअर जॉ में सबसे पहले देखने को मिलती है। लोअर जॉ स्टिफ हो सकता है, पेशेंट की जो फेशियल मसल्स है, मसल्स स्टिफ होने लगती हैं। तो जैसे जैसे डिसीज प्रोग्रेस करती है, ये तो सारे जो सिम्टम्स मैंने बताए ये मोटर सिम्टम्स है, वॉलंटरी मसल्स जो पेशेंट के वो प्रभावित होते हैं। फिर उसके बाद जो है जैसे जैसे डिसीज प्रोग्रेस करती है, पेशेंट को और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जैसे डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज फिर पेशेंट को आने लगते हैं, क्योंकि देखिए मूवमेंट स्लो होगी तो पेशेंट का डाइजेशन भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। और मेन एक सिम्टम देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन जो है वो ओल्ड एज में ज्यादा बढ़ जाती है सिम्टम। और जैसे फिर जो है अगर एडवांस स्टेजेस में, जैसे सपोज शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया, पेशेंट ने इसको इग्नोर किया, इसके सिम्टम्स को, जी, कोई व्यक्ति ये लक्षण देखने के बावजूद भी डॉक्टर के पास नहीं जाता है अपना इलाज करवाने के लिए, तो ये जो रोग है पार्किंसन कितना गंभीर हो सकता है? तो वही मैं कह रही हूँ कि अगर हम इसको इनिशियल स्टेजेस पे नहीं ध्यान दिया तो आगे चलकर कॉग्निटिव बहुत ज्यादा ये पेशेंट को तकलीफ हो सकती है इसमें, क्योंकि कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। क्योंकि पेशेंट देखिए जब ओल्ड एज में डिपेंडेंट हो जाता है, जब अपने काम खुद नहीं कर पाता तो कहीं ना कहीं दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाता है, फैमिली मेंबर्स पे, तो उससे क्या होता है कि पेशेंट में एंग्जाइटी और डिप्रेशन बढ़ जाते हैं, पेशेंट को नाइटमेयर्स होने लगते हैं और स्लीप रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा आने लगते हैं। और मेमोरी लॉस, इन सीवियर केसेस वी हैव सीन द पेशेंट्स जहाँ पे डिमेंशिया तक पेशेंट को हो सकता है। डॉक्टर शीतल, पार्किंसन रोग के क्या कारण होते हैं, क्यों होता है ये रोग? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस, पार्किंसन डिसीज जो है इट कैन बी जेनेटिक। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो देर इज मोर रिस्क कि आपको हो सकता है। उन लोगों को ज्यादा हो सकता है जो कि बहुत ज्यादा केमिकल्स का एक्सपोजर है जिनको, या पेस्टिसाइड्स का एक्सपोजर है किसी तरह के भी, या फिर किसी की हेड इंजरी की हिस्ट्री है, तो उनको ये डिसीज जो है आगे चलकर हो सकती है। और अगर हम मेन और वुमेन की बात करें तो मेन में ये डिसीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन। जी, तो डॉक्टर शीतल, अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद की दृष्टि से आप इस रोग को यानी पार्किंसन को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से इलाज किया जाता है? आयुर्वेद में जैसे मैंने बताया इसका नाम है कंप वात। तो कंप तो मीन्स ट्रेमर्स और वात। देखिए आयुर्वेद में हम कहते हैं कि हमारे बॉडी की जो 3 दोष बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ, ये जो हमारी प्रकृति होती है, जब ये इम्बैलेंस होते हैं हमारी बॉडी में तो फिर हमें कई प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। तो जो पार्किंसन है इसमें हमारी बॉडी में मेनली वात दोष जो है वो बढ़ जाता है, उसका प्रकोप हो जाता है। बॉडी में की बात करें तो मस्तिष्क में वात दोष ज्यादा बढ़ जाता है, तब पार्किंसन डिसीज होती है, इसीलिए इसे हम कंप वात भी कहते हैं। और जब मस्तिष्क में जब वात दोष बढ़ जाता है तो देखिए कि हमारे मस्तिष्क में जो और दोष हैं, जैसे कफ की बात है तो कफ जो है एक तर्पक कफ होता है जो हमारे ब्रेन को नरिश कर रहा होता है, नरिशमेंट के लिए होता है। तो जब वात का प्रकोप होता है, वात बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं वो तर्पक कफ को सुखा देता है, ड्राई कर देता है। हमारे ब्रेन का जो एक हिस्सा है वो ड्राई होने लगता है, जिसका इफेक्ट फिर नर्व सेल्स पे पड़ता है, और फिर नर्व सेल्स जब डैमेज होने लगते हैं तो फिर ये डोपामिन की कमी की वजह से ये सिम्टम्स जो है आने लगते हैं। जी, तो आयुर्वेद में किस तरह से इलाज किया जाता है? देखिए पहले तो मैं कहूंगी कि जैसे अगर हम मॉडर्न साइंस की बात
करें तो पार्किंसन में जो है डोपामिन रिप्लेसमेंट थेरेपी से ट्रीटमेंट किया जाता है, जो जनरली जो लोग आजकल लेते हैं, क्योंकि जब डायग्नोज होता है तो उसमें क्या होता है कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के द्वारा या जो डोपामिन एग्नोस्टिक एजेंट्स हैं, सिंथेटिक डोपामिन लेवाडोपा जो ड्रग है वो दी जाती है पेशेंट को। तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे ये इसकी डोज पेशेंट में जैसे जैसे डिसीज प्रोग्रेस करती है तो इस ड्रग की जो डोज है वो पेशेंट में बढ़ती जाती है, और या फिर पेशेंट क्या करते हैं अपने आप से ही डोज बढ़ा लेते हैं सिम्टम्स को क्योर करने के लिए। तो फिर एक स्टेज पे जाके इसके कॉम्प्लिकेशंस इसके बहुत देखने को मिलते हैं, जैसे हाइपोटेंशन पेशेंट में हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है या गिडनेस हो सकती है, ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स हैं। आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद का देखिए कंसेप्ट ही है कि नेचुरल हीलिंग है फॉर एनी डिसीज। तो आयुर्वेद में जब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो हम नेचुरल जो सब्स्टिट्यूट ऑफ लेवोडोपा है दैट इज कॉल्ड द सीड्स ऑफ म्यूकोना प्रोरीन्स, यानी कौच बीज का पाउडर जो है हम यूज करते हैं पेशेंट्स में, तो उससे हमें बहुत ज्यादा इसमें फायदा देखने को मिलता है। जी डॉक्टर शीतल, आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सुनने वालों को दे रही हैं पार्किंसन रोग के बारे में। हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि क्या क्या लक्षण होते हैं, आयुर्वेद किस तरह से देखता है पार्किंसन रोग को। तो आप हमें ये बताएं कि खान पान का क्या रोल रहता है इस रोग को क्योर करने में या कंट्रोल करने में। जैसे मैंने बताया कि आयुर्वेदा हैज ए होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ डिसीज। तो पार्किंसन में जो है हम शोधन चिकित्सा मेनली करते हैं, फॉलोड बाय शमन चिकित्सा। और शोधन चिकित्सा जो है वो हम कहते हैं पंचकर्म चिकित्सा को, जिसमें कि नस्य क्रिया की जाती है पार्किंसन के पेशेंट में। तो उसमें हम मेडिकेटेड ऑयल्स नॉस्ट्रिल्स के द्वारा दिए जाते हैं, बिकॉज नस्य क्रिया वी से कि जिसमें हम डेली रूटीन में भी अगर पेशेंट या कोई भी इंसान जब नस्य क्रिया को करते हैं तो उससे हमारे ब्रेन को नरिशमेंट मिलती है, हमारे नोज की जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की है उसकी इम्यूनिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। बिकॉज एक कहावत है दैट इज वी कॉल कि नोज इज द डोर टू आवर ब्रेन एंड कॉन्शियसनेस। तो अगर जैसे मैंने शुरू में बताया कि हमारे ब्रेन में तर्पक कफ कम होने लगता है, यानी हमारे ब्रेन में ड्राइनेस बढ़ जाती है, तो इसलिए नस्य करने का विधान है पार्किंसन के पेशेंट में। अगर वो लगातार बादाम का तेल अपनी दोनों नॉस्ट्रिल्स में डालते हैं 2-2 बूंदे डेली रूटीन में, तो बहुत लाभ होता है। फिर दूसरी चिकित्सा की जाती है स्नेहन। स्नेहन जो है वो एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ वी एडवाइज, जिसमें कि अभ्यंग बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है पार्किंसन के पेशेंट में। सो स्लोली एंड जेंटल मसाज ऑफ द बॉडी एंड हेड इज गिवन। पार्किंसन में बहुत हेल्प करते हैं अभ्यंग, क्योंकि देखिए वात डिसीज है, जैसे मैंने बोला कि वात दोष बहुत बढ़ जाता है, रुक्षता बहुत बढ़ जाती है ब्रेन में, बॉडी में, मसल्स में स्टिफनेस हो जाती है। तो ऐसे में अगर पेशेंट जो है वो डेली रूटीन में अपने बॉडी मसाज लेता है, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में बहुत अच्छे अच्छे तेल बताए गए हैं जो कि वात दोष को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। जैसे तिल का तेल है, डेली रूटीन में तिल का तेल सभी लोगों को इजीली अवेलेबल है, तो वो तिल के तेल से डेली रूटीन में सिर की और बॉडी की मालिश अगर करते हैं तो काफी हद तक हम पार्किंसन के सिम्टम्स को क्योर कर सकते हैं। और डाइट का जैसे आपने पूछा, तो डाइट में भी मैं यही बताना चाहती हूँ कि वात वाली जो चीजें हैं वो नहीं खानी चाहिए पेशेंट को, जैसे कि बहुत ज्यादा ड्राई चीजें, स्प्राउट्स हो गए, बहुत ज्यादा चने, राजमा, ये जो चीजें जो ऑलरेडी पेशेंट को वात प्रॉब्लम है, फिर से वात को बढ़ाने वाली जितने भी चीजें हैं, बहुत ज्यादा ठंडी स्थान पे रहना या ठंडी चीजें का उपयोग करना, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, आइसक्रीम्स खाना, तो ये सब चीजें पेशेंट को नहीं लेनी चाहिए। और जिन पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन रहता है उनको कैस्टर ऑयल का हम यूज बताते हैं। कैस्टर ऑयल, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स पेशेंट को लेने चाहिए, तो उसमें कैस्टर ऑयल का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। डॉक्टर शीतल, जिस तरह से आपने बताया कि खान पान का कितना महत्व है इस रोग को कंट्रोल करने में, तो आप ये बताएं कि योग किस तरह से कारगर साबित हो सकता है इस रोग के इलाज में। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद और योग अगर हम अपनाते हैं तो पार्किंसन के पेशेंट, देखिए ओवरऑल जो हमने पार्किंसन के पेशेंट की जो ट्रीटमेंट है, जो उसकी डिसीज की जो प्रोग्रेस है, उसको हमने स्लो डाउन करना है, उसको स्टॉप करना है। जो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है ब्रेन में उसको भी रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन
और अधिक सिम्टम्स पेशेंट के ना बढ़े, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो अच्छी रहे, तो इसके लिए योग बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है। योग में सबसे पहले आता है अनुलोम विलोम और प्राणायाम, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पार्किंसन के पेशेंट में स्ट्रेस, एंजाइटी लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो ऐसे में अनुलोम विलोम करना सुबह और भ्रामरी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम करने से बहुत लाभ मिलता है। स्ट्रेस रिलीज होता है, स्लीप में हेल्प होती है और पेशेंट का मन शांत होता है। इसके अलावा जो बॉडी में मूवमेंट्स देखिए, क्योंकि स्लो हो जाती हैं मूवमेंट्स, मसल स्टिफ हो रही होती हैं, तो ऐसे में अगर सिंपल योगासन किए जाएं तो वो स्ट्रेचिंग सिंपल जो होती है योगासनों से, तो वो बहुत हेल्प करती है पार्किंसन के पेशेंट में, क्योंकि मूवमेंट और सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीजें बहुत हेल्प करती हैं। इसके अलावा हमारे आयुर्वेद में बहुत हर्ब्स हैं जो कि ब्रेन को स्ट्रेंथन करने में बहुत हेल्प करती हैं, जैसे कि मैंने बताया कि कौंच बीज का प्रयोग हम करते हैं, उसके साथ में हम अश्वगंधा एंड करक्यूमा लौंगा, दैट इज टर्मरिक, हल्दी जिसे हम बोलते हैं, एंड देन देयर इज वन मोर हर्ब ब्राह्मी का और शंख पुष्पी का। इन सभी हर्ब्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। आजकल बहुत ज्यादा रिसर्च भी हो रही है इसके ऊपर कि इन हर्ब्स का प्रयोग करने से पार्किंसन के पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं उनको काफी हद तक हम कंट्रोल कर रहे हैं। आपने जिस तरह से बताया कि विभिन्न जो हर्ब्स हैं वो किस तरह से सहायक होती हैं इसके इलाज में, कई बार होता है कि हम लोग इंटरनेट से पढ़ के खुद ही इलाज शुरू कर देते हैं, ये कितना खतरनाक हो सकता है? और आप हमें ये बताएं कि हर्ब्स की डोज कितनी होनी चाहिए, किस तरह से इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ जी रमेश जी, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि देखिए आजकल इंटरनेट पे बहुत सारा लिटरेचर मिल जाता है लोगों को, और लोग जो है वो अपने आप से ही अश्वगंधा के कैप्सूल ले रहे हैं, या पंचकर्मा के नाम पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट, स्पा सेंटर वगैरह खुले हुए हैं जहां जाकर वो थेरेपीज लेते हैं। तो इसमें मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना है तो हमेशा एक आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से आपको पंचकर्मा करवाना चाहिए। एक अच्छे पंचकर्मा सेंटर में जाके जो शिरोधारा है, शिरोवस्ती है, ये सब जो थेरेपीज हैं ये लेनी चाहिए, और इससे बहुत हेल्प होती है, क्योंकि वात रोगों में देखिए वस्ती का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पंचकर्मा में। तो इसके अलावा हर्ब्स का जैसे बताया गया तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आते हैं। तो एक हमारे आयुर्वेद में एक टर्म आती है मेध्य रसायनों की। तो देखिए आयुर्वेद में हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें लग रहा है कि पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं, अभी इनिशियल स्टेज है, या फिर जैसे मैंने बताया कि ये जेनेटिक भी हो सकता है कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री में पार्किंसन की हिस्ट्री है, तो ऐसे में मेध्य रसायनों का प्रयोग लंबे समय तक कर सकते हैं, जिसमें एक आता है ब्रह्म रसायन। ब्रह्म रसायन बहुत अच्छा रहता है माइंड के लिए, तो उसको 1 चम्मच 3 से 5 ग्राम की मात्रा में लेना चाहिए। गर्म दूध के साथ ब्रह्म रसायन का प्रयोग कर सकते हैं, और जिससे कि फिर आगे चलकर सिम्टम्स जो हैं उनको हेल्प होती है कम करने में। और इसके अलावा ब्रह्मी का जो चूरन है, अश्वगंधा का चूरन है, ये भी 3 ग्राम की मात्रा में जो है लिया जा सकता है, लेकिन वो भी अगर आप अपने चिकित्सक की सलाह से लेंगे तो, क्योंकि हर पेशेंट जो है उसका अलग प्रकृति होती है, किसी में वात ज्यादा है, किसी का कफ ज्यादा इम्बैलेंस है, तो वो हर बॉडी की जो प्रकृति है उसके अनुसार ही मात्रा जो है वो निर्धारित की जाती है। जी डॉक्टर शीतल, क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है वो भाग दौड़ का दौर है, हर व्यक्ति दूसरे से आगे निकलना चाहता है, ऐसे में जो हमारा लाइफस्टाइल है कहीं ना कहीं खराब होता जा रहा है, तो क्या लाइफस्टाइल का भी इस रोग को बढ़ाने में असर पड़ता है? हाँ जी बिल्कुल। तो जैसे मैंने शुरू में बताया, ये वात रोग है। वात इम्बैलेंस तभी होता है जब हमारा लाइफस्टाइल जो है वो अच्छा ना हो। कहीं ना कहीं जो लोग नींद पूरी नहीं लेते हैं, जो खाना वो नियमित रूप से मील टाइमिंग्स जिनके ठीक नहीं होते हैं, या जो बाहर का ज्यादा खाना खाते हैं पूरी उम्र, कई लोग बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत स्ट्रेस भी बहुत लेते हैं अपने काम का और बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, वो अपनी नींद का ध्यान नहीं रखते, अपने खान पीने का ध्यान नहीं रखते, बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं। तो ऐसे ये सभी आहार विहार से, या कई लोगों को तो अपने लंघन जैसे कि फास्टिंग बहुत ज्यादा कर लेना, या एक अपनी कैपेसिटी से ज्यादा एक्सरसाइज करना, तो ये सभी चीजें जो भी वात दोष को प्रकोपित करती हैं, वात दोष को इम्बैलेंस करती हैं, ऐसा लाइफस्टाइल होने से ये डिसीज होने के चांसेस हो सकते हैं अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है।
तो। डॉक्टर शीतल, क्योंकि आज बहुत से सुनने वाले ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो चलते चलते पार्किंसन रोग के बारे में आप हमारे सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगी? जी देखिए, आयुर्वेद निदान परिवर्जन पर बल देता है, तो हमें अपनी लाइफस्टाइल को, जैसे कि आपने बोला कि आजकल की जो लाइफस्टाइल है, मोस्टली लाइफस्टाइल डिसीजेज जो है वो बढ़ती जा रही हैं, तो हमारे लाइफस्टाइल को हमें कैसा बनाना चाहिए। कोशिश कीजिए कि हम कहते हैं कि आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल होना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें अपने दिन की शुरुआत जो है वो चाय की बजाय, जैसे कोई हर्बल जूसेस हैं हमारे आयुर्वेद में, जैसे त्रिफला जूस है, एलोवेरा जूस है, इतने अच्छे अच्छे और जैसे सफेद पेठे का जूस है, तो ये सब जो अच्छी चीजें हैं इनसे करना चाहिए। और जैसे हम अपने सुबह ब्रश करते हैं, हम अपना बाथ लेते हैं, उसी प्रकार एक हमारी प्राचीन जो हमारे बुजुर्ग किया करते थे नस्य क्रिया, वो कहीं ना कहीं अब लुप्त होती जा रही है, जिसकी वजह से पार्किंसन नहीं अपितु कई प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं डिसीजेज, जैसे लोगों में माइग्रेन, सिर दर्द, सफेद बाल होना, तो ये सब चीजें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि नस्य क्रिया को अपने डेली रूटीन में शामिल जरूर करना चाहिए। नाक में 2-2 बूंद बादाम का तेल या गाय का देसी घी या घर में जो भी तेल है, जैसे सरसों का तेल है, तो वो भी कुछ लोग डाल सकते हैं। तो ये नस्य क्रिया अगर डेली रूटीन में की जाती है, अभ्यंग यानी मालिश, बॉडी की मालिश जो है, मसाज जो है, वो डेली रूटीन में जब लोग करते हैं तो उससे हमारी बॉडी में वात दोष बैलेंस में रहता है और फिर वात से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारी बॉडी में नहीं होती हैं। और इसके अलावा भी अनेक प्रकार के रसायन आयुर्वेद में बताए जाते हैं, जैसे हमारे पुराने च्यवनप्राश है, मेध्य रसायन है, जो कि हमारी लाइफ को जो है वो ठीक रखते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। जी डॉक्टर शीतल गर्ग, आप आकाशवाणी चंडीगढ़ के स्टूडियो में आई। आपने पार्किंसन रोग के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सुनने वालों तक पहुंचाई। संजीवनी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज संजीवनी कार्यक्रम में हम पार्किंसन रोग के बारे में बात कर रहे थे। हमारी आज की मेहमान थी डॉक्टर शीतल गर्ग। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं सुरेंद्र पाल। अब आज का संजीवनी कार्यक्रम समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार। आयुर्वेदा 5000 साल पुरानी ऋषि मुनियों द्वारा नेचुरल हर्ब से तैयार प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। हमारे तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए planetayurveda.com 100% genuine classical medicines, natural cosmetics, herbal supplements, immune booster and herbal teas ऑनलाइन लाए हैं ताकि हम हैप्पी एंड हेल्थी लाइफ जी सकें। www.planetayurveda.com Ayurvedic medicines delivered worldwide.